अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आपके लिए आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेटर लेके आया है जिसका नाम है विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेटर अंडर सेक्शन 153। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम जो भी कैलकुलेटर बनाते हैं उसके अंदर हम सबसे पहले उसके फंक्शनैलिटी के हवाले से डिस्कस करने से पहले हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। इसके अंदर जो वन सेक्शन 153 है, नॉर्मली ये गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर चल रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि किन किन लोगों के लिए जो है वो इस सेक्शन के तहत टैक्स विद हेल्ड करना ज़रूरी है और प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेक्शन के तहत विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा। ये बहुत अहम चीज़ है, इसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी भी है। उसके बाद ये एक्सेप्ट है, जैसे कि नॉर्मली हम हर अपने कैलकुलेटर के अंदर शामिल करते हैं ताकि आप जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस कर सकें, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ये टैक्स के रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, वो मैंने दिए हुए हैं ताकि अगर आप उसको क्रॉस रेफरेंस करना चाहें अपने ओरिजिनल लॉ के साथ तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही हमने एक ओरिजिनल लॉ रेफरेंस भी दे दिए हैं ताकि अगर आप ऑन स्पॉट लॉ रेफरेंस के साथ उसको मैच करना चाहें तो वो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद ये सबसे अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल के अंदर, कि जो अंडर सेक्शन 153 है वो सेक्शन किन किन सिनेरियोज के अंदर किन किन जगहों पे जो है वो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर एक विद होल्डिंग एजेंट है तो वो हर सूरत के अंदर जो है वो टैक्स विद हेल्ड कर रहा होगा अंडर सेक्शन 153। लेकिन आपको जहन में भी रखना है कि जब भी एक्सेप्शंस आएंगे अंडर सेक्शन 153 तो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, और ये जो है जो वेरियस क्लॉज हैं पार्ट 4 ऑफ सेकंड स्केड्यूल उसके अंदर इसको डिटेल में बताया गया है कि किन किन जगहों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ये बहुत अहम चीज़ है। तो इससे पहले कि हम ये कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करें, कैलकुलेटर्स को देखेंगे कैसे वर्क करता है, इसके लिए जो है उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद होल्डिंग एजेंट का अंडर सेक्शन 153, उसको हमारे लिए जानना और समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो भी वीडियोस अभी तक बनाई हैं और जो आगे फ्यूचर में बना रहा हूँ उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ये जो वैल्यूएबल्स कैलकुलेटर्स हैं, कॉन्सेप्ट हमारी जो दूसरी सीरीज कॉन्सेप्ट सीरीज है, उसके अलावा एक प्रैक्टिकल सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं जो कि प्योर आयर्स के लिहाज से होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो अंडर सेक्शन 153 है उसके अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, जो विद होल्डिंग एजेंट है, उसकी ये लिस्ट दी हुई है एज पर लॉ कि कौन कौन से लोग जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्स के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करेंगे अंडर सेक्शन 153 के। सबसे पहले जो है वो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी विद होल्डिंग एजेंट होगी। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, ये भी विद होल्डिंग एजेंट होगी। और कंपनी जो है, ये जो मैंने रेड फॉर्म में किए हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज हो रहा होता है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में कर दिया है। कंपनी होती है ये भी बेसिकली एक विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी अंडर सेक्शन 153। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब भी कोई कंपनी ने कोई चीज़ परचेज की है और उस परचेज के अगेंस्ट वो पेमेंट्स कर रही है तो वो क्या करेगी कंपनी, उसमें से टैक्स विद हेल्ड करेगी और विद हेल्ड करके नेट पेमेंट करेगी। अब वो कितना रेट टैक्स विद हेल्ड करेगी, एक्टिव क्या होता है, नॉन एक्टिव क्या होगा, ये आगे हम जाके उसको कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके बाद ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स हैं, ये नॉर्मली जो बाहर की कंट्रीज के जो डिप्लोमेट होते हैं वो जो कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये उसके रेलिवेंट है। उसके बाद अब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये सारे वो हैं जो कि विद होल्डिंग एजेंट होंगे। इनके लिए जब वो पेमेंट्स कर रहे हो तो टैक्स विद हेल्ड करना जरूरी होगा। उसके बाद ये सबसे अहम चीज जो है वो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं जिनका टर्नओवर 100 मिलियन या उससे अबव होगा एनी प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। ये आपने जहन में याद रखना है कि ये जो
एनी प्रोसीडिंग टैक्स ईयर है, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर, पिछली प्रीवियस टैक्स ईयर्स के अंदर अगर उसका टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज़्यादा होगा तो वो क्या इंडिविजुअल या ईओपी क्या बन जाएगी, होल्डिंग एजेंट के तौर पे रोल प्ले करेगी। इसी तरह वो पर्सन जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनका टर्नओवर 100 मिलियन उससे अबव है किसी भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर के अंदर पिछले सालों के अंदर, तो वो भी विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे जो है वो काम करेंगे। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं ये भी विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि अंडर सेक्शन 153 जो है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जो है कोई भी अदर पर्सन जो बोर्ड को नोटिफाई करेगा थ्रू नोटिफिकेशन, ये लोग भी विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर हम इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट करें कि ये वो लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि जब भी वो अंडर सेक्शन 153 पेमेंट्स कर रहे हों तो वो टैक्स विद हेल्ड करें, और विद हेल्ड करके जो नेट पेमेंट है वो अपने सप्लायर या वेंडर को करें। अच्छा, इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो ईओपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल है उसके लिए लिमिट है 100 मिलियन की या उससे अबाव की, और वो भी किसी भी प्रोसीडिंग टैक्स ईयर के अंदर हो सकता है। लेकिन जो कंपनी है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे ही रोल प्ले करेगी, चाहे वो जितनी मर्जी पेमेंट कर रही होगी। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि जो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जो हम रेंट और प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर विद होल्डिंग एजेंट कुछ और लोग थे। इसी तरह हर सेक्शन के जो विद होल्डिंग एजेंट हैं वो वो डिफरेंट लोग होंगे। तो आपने जब भी किसी भी सेक्शन के तहत चीज़ों को देखना है तो आपने देखना है कि उस सेक्शन के तहत क्या मैं विद होल्डिंग एजेंट बनता भी हूँ या नहीं बनता, ये चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी है। तो इसके बाद जो है इसमें मैंने एक एक्सेल ट्रिक मैं आपको साथ ही शेयर कर देता हूँ। एक्सेल ट्रिक बेसिकली क्या है, मैंने शेयर किया हुआ है कि अगर इंडिविजुअल और एओपी होगा तो वो 100 मिलियन की टर्नओवर है, और अगर कंपनी होगा तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं इंडिविजुअल और एओपी की बात करता हूँ कि उस टैक्स ईयर 2020 के अंदर जो है उसका टर्नओवर 105 मिलियन था। तो इसका मतलब ये है कि और 2022 के अंदर अगर हम उसका टर्नओवर देखें तो वो जस्ट जो है वो 0.5 मिलियन। क्या ये 2022 के अंदर विद होल्डिंग एजेंट नहीं होगा? नहीं, ये विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा, बिकॉज इसका प्रीसीडिंग टैक्स ईयर के अंदर जो टैक्स ईयर 2020 है उसके अंदर इसका टर्नओवर जो था वो 105 जो है वो एक्सीड कर गया है 100 मिलियन से, इसलिए आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि ये वो शो करवा रहा है कि ये विद होल्डिंग एजेंट होगा। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि आपको जहन में रखना होगा कि अगर सीडिंग टैक्स ईयर के अंदर जैसे 2020 के अंदर भी अगर उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो वो उसके लिए वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि आप अगर अंडर सेक्शन 153 विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है इन एनी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स लिखा हुआ है, टैक्स ईयर नहीं लिखा हुआ, टैक्स ईयर्स लिखा हुआ है। तो उसका मतलब पिछले जो टैक्स ईयर्स के अंदर भी अगर वो कहीं पे भी 100 मिलियन को क्रॉस करता है या 100 मिलियन उसका टर्नओवर हो जाता है इंडिविजुअल और एओपी के केस के अंदर, वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। यहाँ पे एक और अहम चीज है जो कि आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर गुड्स का केस है और जो इंडिविजुअल और एओपी है वो कहीं से परचेज करते हैं और मैक्सिमम उन्होंने जो परचेज की है एक सिंगल पार्टी से, वो फॉर द टैक्स ईयर जो है वो 75,000 रुपये है, 75,000 की गुड्स जो है उन्होंने परचेज की हैं तो पूरे साल के अंदर। तो क्या होगा कि इस केस के अंदर वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स जो है उसकी डिडक्शन करके पेमेंट करें। याद रखें कि ये जो 75,000 है ये लम सम के अंदर है, यानी कि अगर हम इसको 12 पे डिवाइड करें तो ऑन एवरेज अगर 6,500 की वो परचेज करती है एक कंपनी से और पूरा टैक्स ईयर के अंदर वो 75,000 गुड्स की वो परचेज करती है कंपनी से, तो उसका टैक्स को विदहेल्ड नहीं करेगी और विदाउट डिडक्शन जो है वो नेट पेमेंट कर देगी। सर्विस केस के अंदर जो है वो 30,000 है ड्यूरिंग द होल टैक्स ईयर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी को डिवाइड करूँ 12 पे, तो इसका मतलब आप महीने के 2500 जो है वो सर्विसेज ले रहे हैं और किसी एक कंपनी से, और उसके अगेंस्ट साल की आपकी 30,000 बनती हैं, तो आप इस केस अंदर जो है वो टैक्स जो है वो विदहेल्ड नहीं करेंगे। अच्छा,
उसके बाद जो है ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर मैंने रेट्स बताए हुए हैं कि एक्टिव के लिए क्या है। गुड्स केस के अंदर जो एक्टिव होगा कंपनी है या इंडिविजुअल या ईओपी है, और ये मैंने उसकी आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी है। नॉन एक्टिव केस के अंदर क्या रेट्स हो जाएंगे, डबल रेट हो जाएंगे, ये भी मैंने टैक्स के स्लैब्स हैं बेसिकली जो जो मैंने यहाँ पे आपको शो करवाए हैं। उसके बाद सर्विसेज केस है, सर्विसेज केस के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पे टैक्स के रेट्स और स्लैब्स वगैरह बना दिए हैं, जो कि हम टैक्स कैलकुलेटर को जब एक्सेस कर रहे होंगे तो ये चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होंगी। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट के केस हैं, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्समैन के लिए है। जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर एक्टिव होगा तो क्या टैक्स रेट होंगे, नॉन एक्टिव होगा तो क्या टैक्स रेट होंगे, ये सारे टैक्स के स्लैब्स हैं टैक्स के लॉ के मुताबिक। चलें अब हम चलते हैं अपने टैक्स कैलकुलेटर की तरफ कि ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे फंक्शन करेगा। इसके लिए जो है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने सप्लायर या वेंडर की कैटेगरी लिखी है कि क्या जो हमारा सप्लायर है या वेंडर जिससे हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, क्या वो कंपनी है या एओपी है या इंडिविजुअल है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो इंडिविजुअल और एओपी है वो एक कैटेगरी के अंदर आएगी, और जो कंपनी है वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो दो कैटेगरी होंगी इसके हवाले से। लेट्स सपोज कि यहाँ पे इंडिविजुअल और एओपी है, तो सबसे पहले हम उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अपने सप्लायर की। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने जो सप्लायर या वेंडर होगा उसका हम स्टेटस चेक करेंगे, क्या वो जो सप्लायर या हमारा वेंडर है वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो बिकॉज नॉन एक्टिव के केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके जो रेट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है और उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव आ जाता हो, एक्टिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने ये देखना है कि जो भी हम चीज़ अपने वेंडर या सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, क्या वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या उनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके अंदर आपने उसकी जो मेजर कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने गुड्स का केस सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो आपने दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने सब सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। गुड्स की ही सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि जो गुड्स हैं क्या वो राइस, कॉटन, सीड ऑयल, एडिबल ऑयल्स गुड्स हैं या फास्ट मूविंग गुड्स हैं। अगर इन दोनों में गुड्स फॉल नहीं कर रहे तो वो क्या अदर गुड्स जो हैं वो उसकी कैटेगरी के अंदर आती हैं। याद रखिए कि यहाँ पे आपने सर्विसेज को सिलेक्ट नहीं करना या कॉन्ट्रैक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करना, जो मेजर कैटेगरी होगी उसी की ही आपने सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्या किया है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, अगर आप गलती से याद रखना है आपने कि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी आप देखें कि एक का कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू है और दूसरे का कलर कोई और है, तो आप समझ जाएं कि आपने क्या किया है, आपने उसके सब कैटेगरी को प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं इसको एक मिसाल से आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर गुड्स सेलेक्ट की हुई हैं और नीचे आके मैं गलती से कोई अदर सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपने जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की हुई ड्रॉप डाउन के लिस्ट के अंदर। तो काइंडली आप अपनी प्रॉपर सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप इनके दोनों के हमेशा जो है वो कलर सेम होंगे। लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं फास्ट मूविंग गुड्स को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि इसके कलर सेम हो जाएंगे। तो इस कलर अगर कलर सेम होते हैं तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसकी सब कैटेगरी जो है वो सही सिलेक्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्विसेज का केस करता हूँ तो आप देखिए इसका केस कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पे मैं अगर सर्विसेज का करता हूँ तो आप देखें इनका कलर जो है वो सेम हो गया। तो इस तरह भी आप इसको जज कर सकते हैं कि आपने जो कैटेगरी सही सिलेक्ट की है या नहीं सही की। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम गुड्स के ही केस को लेके चलते हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पे आपने गुड्स सेलेक्ट की, उसके बाद आपने जो है वो अदर गुड्स सेलेक्ट करनी है, या जो भी आप गुड्स को देखना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने आके जो है वो इनवाइस की अमाउंट लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने 50,000 लिखा हुआ है, मैं अगर इसको 85,000 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और इसी तरह जो टैक्स की अमाउंट जो आपने विद हेल्ड करनी है वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और ये जो है वो नेट पेमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगी, जो जिसका आपने चेक बनाना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे विद होल्डिंग टैक्स रेट आ जाएगा, ये उसकी समरी बना दी है। यहाँ पे हम लैंड लॉर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली जो है हम इसको वेंडर या हम
इसको जो है वो सप्लायर वगैरह कर देंगे, जो कि हमने चेक वैल्यू बना के देनी है। और ये जो है वो हम FBR को पे कर देंगे थ्रू FBR चलान के। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम स्टेटस को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज नॉन एक्टिव करता हूँ, तो आप देख रहे हैं रेट्स भी चेंज हो गए हैं और यहाँ पे आपको मैसेज अलर्ट भी बता रहा है कि जो रेट है वो अब डबल हो गया है। तो ये इसी तरह जो है वो अगर कंपनी के केस में हम करते हैं, अगर लेट्स सपोज हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट चेंज हो गया है और सारी जो टैक्स की कैलकुलेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि जो कैटेगरी है सप्लायर की और जो उसका स्टेटस है वो आपने केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसकी बेस पे ही आगे सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हो रही होती हैं। ये टैक्स ये 2023 के कार्ड के मुताबिक हम चीज़ें सारी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे ही ये आपने एंट्री की और कैलकुलेशंस कर ली, तो ये जो अमाउंट है पेबल टू FBR, ये हम कैसे पे करेंगे? उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जो है वो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप जैसे इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस विंडो में जैसे ही ओपन होगी तो आपने एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप लॉगिन हो और लॉगिन होके आप अपना यूज़र और आयरस वाला जो पासवर्ड है वही आप लिखें, तो आप लॉगिन होके एक चालान क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन और पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट ई पेमेंट्स में जाएं, इनकम टैक्स के अंदर जाएं, वहाँ पे आप क्लिक करें, वहाँ पे आप उसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। लेट्स सपोज कि मैं अभी अक्टूबर के अंदर इसका चालान बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टैक्स ईयर 2023 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये आप NTN देता हूँ एज ए विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे, जैसे कि मैंने अपना दिया हुआ है, और इसका मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो टर्नओवर है एज ए इंडिविजुअल और AOP ड्यूरिंग द टैक्स प्रीसीडिंग टैक्स ईयर जो है वो 100 मिलियन या 100 मिलियन से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने केयरफुली ये चीज़ देखनी है कि जो भी टैक्स विद हेल्ड कर रहे हैं, अगर तो वो आप कंपनी होगी तो आप उसका विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल करेंगे। अगर वो कंपनी नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, तो आप उसका फाइनल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे केस के अंदर वो कंपनी है, तो मैं यहाँ पे उसका विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ की आपने टैक्स विदहेल्ड किया है। लेट्स सपोज कि अक्टूबर के महीने के अंदर आपने टैक्स विदहेल्ड किया है और उसकी डिडक्शन की है, तो आप यहाँ पे मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आप बल्क में फाइल को अटैच करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है चूज फाइल की ऑप्शन आ जाएगी, और वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर देंगे। का जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको ये शो भी करवा देता हूँ कि जो किस किस किस्म की फाइल होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें आप पेमेंट सेक्शन लिखेंगे, NTN लिखेंगे, टैक्स पेयर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप पुट कर देंगे और पुट करके उसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद जो है वो आप दोबारा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको चूज फाइल करके वो उसके साथ जो है वो इंपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह आप बल्क के अंदर भी डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं बल्क के अंदर डाटा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ वन बाय वन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसी महीने का सेलेक्ट किया, अक्टूबर का। उसके बाद यहाँ पे आके सबसे अहम चीज़ जो है वो अपने पेमेंट सिलेक्शन सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने गुड्स के केस में टैक्स विदहेल्ड किया है, तो आप यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्टिव है तो 4%, नॉन एक्टिव है तो वो 8% के लिहाज से। लेट्स सपोज कि मैंने गुड्स की परचेज की थी और उसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट की है और उसका टैक्स विदहेल्ड किया है, तो ये आपको जो है वो यहाँ पे उसका सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जिसका भी आपने टैक्स विदहेल्ड किया है यहाँ पे आप उसका NTN लिखेंगे। जैसे ही आप उसका NTN लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर लेगा। लेट्स सपोज के यहाँ पे आपको कोई भी विद होल्डिंग एजेंट जो है उसका NTN लिख देंगे। मैं अगर फॉर एग्जांपल 7223719 लिखता हूँ, तो
यहाँ पे सपोज कि मैंने जिसका टैक्स विदहेल्ड किया, ये कंपनी है, उसका मैंने टैक्स विदहेल्ड किया है, वो प्राइवेट लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये देखें, जैसे मैंने टैक्स लिखा उसका सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज कि जैसा कि हमने कैलकुलेटर में देखा था कि वो कैलकुलेटर में अगर हम देखें तो हमने क्या किया था कि 85,000 जो थी वो इनवाइस अमाउंट थी, इसके ऊपर हमने टैक्स विदहेल्ड किया था। हम क्या करेंगे, हम एफबीआर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जैसे जाके सेम यहाँ पे हम 85,000 लिखेंगे, और यहाँ पे वो कंपनी है और एक्टिव है तो यहाँ पे हम 4% लिख देंगे। यहाँ पे हम उसका जो टैक्स रेट है वो 4% लिख देंगे क्योंकि कंपनी केस है। तो जैसे ही आप 4% लिखेंगे तो आप देखें उसने टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर ली। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, तो ये ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कि यही एक चलान है तो आप यहाँ पे 3400 लिख के यहाँ पे चलान को क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह जो है वो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है वो चलान क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल हैं तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी प्रोसेस इसी तरह फॉलो करना है, और 1 बाय 1 करके आपने जो है यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो इस तरह आप जो है वो इसका चलान जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कैसे उस पर वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। जी, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्विस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसकी सब कैटेगरी में अगर सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं स्पेसिफिक सर्विस सेलेक्ट करता हूँ और कंपनी का केस है, तो आप ये देख लें कि वो उसने चेंज कर दी सारी चीज़ें। तो ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपको दी हुई है जो कि स्पेसिफिक सर्विसेज की हैं, तो इससे भी आप जज कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो स्पेसिफिक सर्विसेज के अंदर आ रही हैं एज पर टैक्स लॉ के मुताबिक। उसके बाद ये जो है ओरिजिनल लॉ रेफरेंसेस मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेके यहाँ पे आप लोगों के लिए ही कर दी हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद होल्डिंग एजेंट का आपके पास जो है वो सारे लॉ के मुताबिक आ रहा है, फिर कौन कौन से विद होल्डिंग एजेंट होंगे। तो ये यहाँ से आप लॉ के मुताबिक क्रॉस रेफरेंस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं कि जो अंडर सेक्शन 153 है उसकी परवीन जो है वो किन केसेस के अंदर वो फुली जो है वो अप्लाई नहीं होती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे दिया है कि क्लॉजेस किसकी हैं, पार्ट 4 है, सेकंड स्केड्यूल है। और उसके अलावा जो है ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं ताकि अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप विद होल्डिंग एजेंट भी हैं और आपने जो चीज़ें परचेज की हैं उसके ऊपर आपने टैक्स विदहेल्ड भी करना है या नहीं करना, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स और वो सारी चीज़ें देख के हम फिर डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कमर्शियल इंपोर्टर है और उसका अपने टैक्स विदहेल्ड अंडर सेक्शन 148 वो टैक्स डिडक्ट करवा रहा है एट द इंपोर्ट स्टेज, क्योंकि उनका टैक्स फाइनल होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी हमारा टैक्स जो है विदहेल्ड ना किया जाए क्योंकि हम कमर्शियल इंपोर्टर हैं और हमारा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ही टैक्स विदहेल्ड हो जाता है। उस केस के अंदर ये जो सेक्शन 153 की क्लॉज है ये अप्लाई नहीं होगी। आप विद होल्डिंग एजेंट होने के बावजूद उसका टैक्स जो है वो विदहेल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद ये कुछ पेमेंट्स हैं टू जो ट्रेडर होते हैं यान स्पेसिफाइड जीरो डेटेड रजीम के अंदर जो सेल टैक्स में कर रहे होते हैं, उनको भी आप नहीं, जब उनकी पेमेंट्स करेंगे तो उनका भी आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। ये लॉ ने उनको एग्जम्पशन दी हुई अंडर सेक्शन 153। अगर आपने कोई सिक्योरिटी विदहेल्ड की हुई और उसकी अब आप पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में भी आप जो है वो रिफंड करते हुए वो भी आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। इस तरह गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह के लिए, तो जब वो पेमेंट्स कर रही होंगी गवर्नमेंट्स वगैरह या लोकल गवर्नमेंट्स, तो वो भी उस केस के अंदर टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। इसी तरह ये सारी जो है वो चीज़ें हैं, मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो हाईलाइट कर दी हैं। यहाँ पे वो सारी लिखी हुई हैं जिन केसेस के अंदर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर आप देखें ये द प्रोविजन ऑफ ये अप्लाई नहीं होती, रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड बाय हिम अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह। इस तरह पेट्रोलियम वगैरह जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जब हम पेमेंट्स करते हैं तो टैक्स विदहेल्ड नहीं करते, क्योंकि जो पार्ट 4 है सेकंड स्केड्यूल की उस क्लॉज के मुताबिक टैक्स विदहेल्ड करना जरूरी नहीं होता कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर, बीइंग ऑल दो चाहे हम उसमें विद होल्डिंग एजेंट भी हों।
इस तरह जो है वो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं, और एक ही जगह पे मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो। और आप टैक्स की कैलकुलेशन जो हम नॉर्मली मैनुअली कर लेते हैं वो हम मैनुअली ना करें, उसको हम थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चल रहे हों। तो आपने सबसे जब ये चीज़ें यूज़ करनी है तो सबसे पहले देखना है कि आप विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में आते भी हैं या नहीं आते। और उसके बाद जो है, जब अगर आप विद होल्डिंग एजेंट के डेफिनेशन में आते हैं, फिर आपने उसके लिहाज से जो है वो इस कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और प्रॉपर सारी कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करके कैलकुलेशन जो है उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप प्लान खुद ब खुद ही जनरेट कर सकते हैं, और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के टैक्स कैलकुलेटर मिलते रहें, या आप कोई कस्टमाइज कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो टैक्स कैलकुलेटर भी बना दूंगा। अपना काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ शेयर आपको मिलती रहें। इसके अलावा हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज है वो भी चल रही है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आईआरएस को कैसे यूज करते हैं, उसमें टैक्स रिटर्न्स, एनटीएन, सारा कुछ वो है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।